लेट्स बिगिन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, उसका यूनिट नंबर 9 है एजेंसी। एजेंसी शब्द जो है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर एक व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए जिम्मेदारी दे तो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो व्यक्ति एजेंट होता है। जो जिम्मेदारी देता है वो मुख्य व्यक्ति प्रिंसिपल होता है और एजेंट कस्टमर से जाके मिल के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है बट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। समझने योग्य बात यह है कि इस पूरी स्टोरी में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन बनती हैं? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी। ये मध्यस्थता करने वाला एजेंट मात्र एक जरिया होता है दो लोगों को मिलवाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर तैयार करके वो रखता है बट साइन प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी करते हैं। और अगर एजेंट करता भी है तो ब्रैकेट में स्पष्ट लिखता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जिससे ये स्पष्टता आती है कि अगर कोई झगड़े की स्थिति बनी तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल पे केस करेगी, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी पे केस करेगा। एजेंट का बीच में कोई रोल नहीं है। ओके, सो एजेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। ये एक्ट इसकी डेफिनेशन तो नहीं देता है बट प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में बस इतना बोलता है कि हम किसी को प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन तब कहेंगे सेक्शन 182 में 182 में जब एजेंट के पास ये क्षमता हो कि वो प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बांध दे। तो आप क्यों बनाइए 182 पर। सेक्शन 182 मीनिंग ऑफ द शब्द एजेंट। सेक्शन 182 मीनिंग ऑफ द शब्द एजेंट जो कि लॉ में डिफाइंड नहीं है। बस a person employed to do an act on behalf of another is called a agent and the person who does so is called principal। and agent की क्षमता होना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करा सके और उन दोनों की प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करा सके। एजेंसी बनाने के लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 25 न्यूडम पैक्टम के 8 एक्सेप्शंस में से एक था एजेंसी कि एजेंट बनाने के लिए उस वक्त कुछ पेमेंट किया जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट जो होता है उसमें मेजर माइनर का एक कभी MCQ आया तो सुन लीजिए। प्रिंसिपल का मेजर होना ज़रूरी है। माइनर जो है एजेंट जो है वो माइनर भी हो सकता है क्योंकि उसका तो काम सिर्फ ज़रिया बनना है, वो कॉन्ट्रैक्ट खुद थोड़ी कर रहा है, इसलिए माइनर हो सकता है एजेंट, बट बहुत रिस्की है। अगर वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे नुकसान हो प्रिंसिपल को तो वो एजेंट के खिलाफ केस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि एजेंट के वो माइनर है, वो उस पर केस नहीं हो पाएगा। नाउ अब आपको ये ध्यान रखना है कि एजेंसी 4 तरीके से क्रिएट होती है। एक एक कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। एजेंसी तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब पावर ऑफ अटर्नी से करना कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपना एजेंट बना रहा हूँ, स्पष्ट कहा इतने दिन के लिए बना रहा हूँ। लिखित भी कर सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट स्पष्टता से बात की है तो दैट इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ एक्सप्रेस एग्रीमेंट। सेकेंड, बाय इम्प्लाइड मैनर, बिना बोले। तो बिना बोले जब एजेंसी क्रिएट हो, इम्प्लाइड मैनर का मतलब है बिना बोले कॉन्ट्रैक्ट करना। बिना बोले का मतलब है एस्टॉपल। जब एक व्यक्ति लगातार सामने वाले को ये शो करता है कि ये पर्सन मेरा एजेंट है, तो किसी दिन वो एजेंट कोई ऐसी एक्टिविटी कर ले जिससे प्रिंसिपल का नुकसान हो रहा हो तो प्रिंसिपल पीछे नहीं हट पाएगा। उसने अपने एक्शन से ही बार बार दर्शाया है कि ये मेरा एजेंट है, ये मेरा एजेंट है, ये मेरा एजेंट है, तो एजेंट के करे हुए कार्यों से प्रिंसिपल को बाध्य होना पड़ेगा। ये हो जाता है एजेंसी बाय एस्टॉपल, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मेन क्लास में माधुरी मैम का, कि माधुरी मैम को मैंने कहीं किताब लेने के लिए भेजा, मैं बार बार भेजती हूँ हर हफ्ते, तो दुकानदार को लगा कि ये मेरी एजेंट है। एक दिन माधुरी मैम ने दुकानदार को पेमेंट नहीं किया और बुक ले आई, तो बाद में वो मुझसे पेमेंट मांगने लगा। तो मैं नहीं कह सकती कि तुम जानो ये माधुरी मैडम जाने, मुझे तो जिम्मेदारी निभाते हुए पेमेंट करना पड़ेगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती कि ये एजेंट है, मैं पीछे नहीं हट सकती। तो ये हो गया एस्टॉपल। दूसरा है बाय नेसेसिटी।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये जो बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, वो नीचे सबसे नीचे उनका एक फ्लोर है, उन्होंने कोई चीज़ ऑर्डर करी और बारिश का सीज़न था, ट्रक से प्लाईवुड आके ट्रक वाले ने वहाँ नीचे रख दी कि ये जब शटर कल खुलेगा तो ये लोग ले लेंगे। अब हमको दिख रहा है कि बारिश का पानी प्लाईवुड में लग गया तो वो फूल जाएगी और काम नहीं आएगी, बेकार हो जाएगी। तो हमने उन्हें फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा नहीं। कॉमन सेंस का कोई भी व्यक्ति उनका नुकसान बचाने के लिए यही तो करता कि अपने एपीटी के फर्स्ट फ्लोर पे लाके रखवा लिया सामान कि चोरी भी ना हो और ख़राब भी ना हो, यही करता ना कोई। उन्होंने मुझसे कहा नहीं था, बट मैंने नेसेसिटी मानते हुए ऐसा कर दिया कि ज़रूरत है, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली उनकी एजेंट बन गई, क्योंकि मैंने उनके बिहाफ पे कुछ काम कर दिया। लैंडलॉर्ड की मैं बन गई एजेंट, जबकि उन्होंने मुझसे कहा नहीं था ऐसा करने को। तो दैट इज़ एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसमें बनाया नहीं है एजेंट, बट इम्प्लाइड मैनर में आदमी बन गया। तीसरा, ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक ही एग्जाम्पल याद कीजिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। दो लोग पार्टनर बनते से ही बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं एजेंट ऑफ ईच अदर। फोर्थ, बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन शब्द का मतलब होता है किसी भविष्य की डेट पर किसी बात को स्वीकार करना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसके पूरे ए से लेके जी तक पॉइंट आपको आना चाहिए। ओके बेजू, तो इम्प्लाइड मैनर में कैसे एजेंसी क्रिएट होती है बेटा? प्लीज़ सी, हम क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं कि रेटिफिकेशन इम्प्लाइड मैनर में कैसे होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक की खासियत यह है कि आप इसमें ना एग्जाम्पल का एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। आपको मैटर भले ही याद ना रहे, आप एग्जाम्पल के दम पे पेपर में लिखाएंगे। ए ने बी को कुछ पैसे दिए थे अपने रखने के लिए, संभालने को। बी ने बिना ए से पूछे सी को उसमें से लोन दे दिया। कहा नहीं था ए ने, पूछा नहीं था बी ने, उसने बिना पूछे सी को लोन दे दिया। फिर एक दिन सी आया और इस पैसे का ब्याज उसने ए को दे दिया, तो ए ने ब्याज बड़े मज़े से रख लिया। तो इसका इनडायरेक्टली इम्प्लाइड मतलब क्या है कि उसने ये लोन देने के ट्रांजैक्शन को स्वीकृति दे दी। हाँ या ना? तो आपको एग्जाम्पल के एग्जाम्पल क्लास वहाँ पर एग्ज़ाम में याद आएंगे। आप थ्योरी में ज़्यादा झंझट में मत पड़ो, एजेंसी चैप्टर में ख़ास तौर पे, क्योंकि इसकी थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है किसी किसी के लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो, बट एग्जाम्पल से आपको बन जाएगा। हम पढ़ रहे हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, जिसका मतलब है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर डेट पे अडॉप्ट करना। जब वो काम हुआ था तब सामने वाले ने कहा नहीं था, बट भविष्य की डेट पे उसने उसको स्वीकार कर लिया, इसको कहते हैं रेटिफिकेशन। तो इसमें पहला पॉइंट है एम्प्लाइड मैनर की मतलब ज़रूर नहीं है आदमी हाँ बोले, वो कोई एक्टिविटी ऐसी कर ले जिससे उसने इस ट्रांजैक्शन को स्वीकार कर लिया, ये हमने पढ़ा। सेकंड, सामने वाले ये रेटिफिकेशन तभी वैलिड है जब उसकी नॉलेज डिफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है, ए ने बी को एक टेबल खरीदने के लिए कहा। बी के पास खुद के पास एक टेबल थी। उस मज़ेदार आदमी बी ने क्या करा, अपनी टेबल टिका दी, वो पुरानी थी, और बोला सर ये आपके लिए लेके आया हूँ टेबल, और ऊपर से थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके ठीक कर दी। तो ए ने उसको हाँ बोल दिया। यहाँ पर ए की नॉलेज मटीरियली डिफेक्टिव थी, उसको पता नहीं था कि ये टेबल पुरानी है और बी की ही है। तो अगर उसकी नॉलेज ही डिफेक्टिव है तो ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकता है वो। कॉमन सेंस पे लिख देना, कॉमन सेंस से भी तुम यही आंसर लिखते। अब तुम लोग, कई बच्चे पूछते हैं मैम कॉमन सेंस से समझ में भी आ जाता है तो कैसे लिखें, ये समझ में नहीं आता। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा धपसट भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एकदम हर क्वेश्चन ही परफेक्ट लिखे, ऐसा कोई नहीं कर पाता। तो 2-3 अच्छे क्वेश्चन के बाद एक हल्का क्वेश्चन फंसा देना चाहिए बीच में। हल्के क्वेश्चन को लास्ट में कभी नहीं करना चाहिए कि और एग्जामिनर को लगे हाँ ये तो तुझे लिखना ही नहीं आता होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 2-3 अच्छे क्वेश्चन के बाद बीच में फंसा देना चाहिए एक हल्का क्वेश्चन, जगह छोड़ दो उसके लिए, आखिरी में बनता तो है ही नहीं, तो कुछ भी खचर पचर करने में जा क्या रहा है। हाँ या नहीं, यही करना पड़ेगा तुम्हें, सारे टैक्टिक अप्लाई करने पड़ेंगे, साम दाम दंड भेद। उसके बाद पूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाई करना पड़ता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती, माधुरी मैम ने 10 किताबें रखी थी, मैं 6 रख लूँ और 4 छोड़ दूँ, आई कांट डू दैट। 4 छोड़ दूँ और 6 रख लूँ, पूरे ही रखनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट,
ये वाला डी पॉइंट काम का नहीं है। EFG सुन लीजिए, रीजनेबल टाइम में कर लेना चाहिए, थर्ड पार्टी को बता देना चाहिए, और सिर्फ वैलिड एक्शन, लॉफुल एक्शन ही आप स्वीकार कर सकते हो। एक व्यक्ति ने दूसरे का मर्डर कर दिया और वो आके पहले को बोलता है कि आपने कहा था, मैंने ऐसा कर दिया, मतलब आपकी उससे दुश्मनी थी ना, मैंने ऐसा कर दिया। मैं कहूँगी हाँ बढ़िया किया, ले 1 लाख रुपए रख ले। तो आप अनलॉफुल एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। तो ये आपको 7 पॉइंट याद रखना है, जिसमें से ये डी पॉइंट को छोड़ के बाकी सबका एक्सप्लेनेशन भी आपके काम आएगा। 4th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजेंट की अथॉरिटी कितनी होती है। एजेंट की अथॉरिटी मतलब राइट, जितना प्रिंसिपल कहे उतनी होती है, बट कभी कभी लक्ष्मण रेखा को लांघ कर भी चले जाता है एजेंट। ये क्या स्थिति है, ये फिक्स एग्जाम्पल याद कर लीजिए। तो क्या है ये क्वेश्चन, एक ट्रक वाला था, हमने उस ट्रक वाले को अपना एजेंट बना के बोला भोपाल से होशंगाबाद सामान जाके डिलीवर कर दो। वो रास्ते से जा रहा था कि रास्ते में जाम लग गया। जाम लगने के कारण ट्रक वहीं खड़ा रह गया एक दिन। तो उसने सोचा कि इस ट्रक के अंदर पेरिशेबल गुड्स हैं, सब्जियां हैं, और 2 दिन जाम चल गया और ट्रक ट्रैफिक जैम में खड़ा रह गया, पूरी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तो वहीं नज़दीक में एक गांव था और सारे लोग क्योंकि जाम में ऐसे बैठ जाते नीचे ट्रक में से उतार के, क्या कर रहे हैं, जब जाम क्लियर होगा तब जाएंगे। तो उसने सोचा कि मैं सामान ही बेच दूं, कम से कम मैडम के कुछ पैसे बच जाएं। तो उसने मेरे को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। कॉमन सेंस वाला कोई भी आदमी क्या करता कि भैया सामान तो यूं ही सड़ जाएगा, तो मैं सामान बेच दूं। तो 100 रुपये की चीज़ 80 में बिकी और हम रूठ गए कि तुमने हमारी चीज़ 80 में बेची कैसे, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि वो बेचारा इमरजेंसी में क्या करता, वो नहीं बेचता तो आप कहते साला तुम्हें समझ में नहीं आया, वहाँ सामान बेच देते। इसमें भी और उसमें भी उसको तो सुनना ही था, तो उसने सामान बेच दिया। यही पॉइंट बस काम का है, आपको पूरा चैप्टर ना आए ना, तो ये पॉइंट समझ में आ जाए, जय श्री राम। तो इसमें क्या है कि इमरजेंसी केस में एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सामान्य समझबूझ के व्यक्ति की तरह एजेंट अपनी जिम्मेदारियों के आगे भी अधिकार को अप्लाई कर सकता है। ये आपको याद रखना है इमरजेंसी में। नंबर 1, वो कम्युनिकेशन ना कर पाए। नंबर 2, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एक्ट, अदरवाइज सामने वाले का लॉस होगा। ही एक्टेड इन बोनाफाइड इंटरेस्ट, बोनाफाइड माने उसकी इंटेंशन खराब नहीं थी, कोई उसकी खुद की प्रॉफिट कमाने की मंशा नहीं थी, उसको तो सब प्रिंसिपल को ही देना था। ऑल्सो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस माने सामान्य समझबूझ के व्यक्ति की तरह, और गुड्स मस्ट बी इन पोजेशन, वो इतने काम की चीज़ नहीं है। तो ये मेन 4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगर इस तरह से एजेंट ने अपने राइट्स को क्रॉस भी किया है तो भी चलेगा, प्रिंसिपल इज़ बाउंड। तो ये वाला एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गया। अब अपन वापस चलते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसमें ये तो पूरा पढ़ ही लिया था अपन ने, सॉरी, अपन पढ़ रहे थे ये एजेंट की अथॉरिटी, पॉइंट नंबर 4। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इमरजेंसी में ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपन ने 4th पॉइंट पढ़ा। अब अपन आ रहे हैं 5th पॉइंट पर, एंड दैट इज सब एजेंट। एक लैटिन मैक्सिम है डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, मतलब एजेंट अपनी जिम्मेदारी बिना प्रिंसिपल से पूछे आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। एजेंट, जैसे आपके पेरेंट्स प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मुझे कार्य दिया है आपको पढ़ाने का, वो खुद नहीं पढ़ा सक रहे हैं तो उन्होंने मुझे कहा है, तो मैं कौन हूँ, एजेंट। वो कौन है, प्रिंसिपल। अब मैं बिजी हूँ तो मैंने कृष्णा भाई क्लास इंचार्ज को बोला यार तुम ही पढ़ा लो यार, लो समझते हैं अपन बाद में, तू ही पढ़ा दे। कैन आई डू दैट, कैन आई डू दैट? आई कांट। मैं एजेंट हूँ तो मैं बिना प्रिंसिपल से पूछे आगे डेलीगेशन नहीं कर सकती। तो जब प्रिंसिपल, वो एजेंट बिना प्रिंसिपल से पूछे अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दे, उस दूसरे को कहते हैं सब एजेंट। क्या कहते हैं, सब एजेंट। सब एजेंट को क्या प्रिंसिपल ने नियुक्त किया तो वो उसके प्रति जिम्मेदार होगा क्या? नहीं। कोई भी गड़बड़ सब एजेंट करेगा तो मरेगा कौन? क्योंकि उसने बिना पूछे ऐसा किया। अब इसमें क्या दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस की बात है।
तो सब एजेंट इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द एजेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड देयरफॉर कोई भी खुदाई अगर सब एजेंट करता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल को उठानी पड़ती है। क्लियर है ये बात? इसका एक ही एग्जाम्पल है जिसको आप घोंट के बिल्कुल पी जाइए। ये देखिए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छी लग रही है छुनछुनिया। ये ड्राइंग बनाने का शौक बचपन का ना क्लास तक चला आया। एक था ए प्रिंसिपल, उसने बी को एजेंट बनाते हुए ट्रक ऑपरेटर को कहा कि तुम भोपाल से दिल्ली सामान भेज दो। बी के सारे ट्रक बिजी थे, तो उसने एक दूसरे ट्रक ऑपरेटर को काम दे दिया। वो ट्रक ऑपरेटर जब दिल्ली जा रहा था तो ट्रक के ऊपर उसने पन्नी नीर भरी, पन्नी से ट्रक कवर करते ना पूरा, बीच में पानी आ गया। आजकल भगवान जी कभी पानी टपका देते हैं उनकी बाल्टी में से, ऊपर से गिर गया पानी नीचे, तो पूरा ट्रक का सामान खराब हो गया और सीमेंट पूरी पत्थर बन गई। कौन नुकसान भरेगा? बी, क्योंकि ये एजेंट था, इसने तीसरे को काम दिया था। प्रिंसिपल को तीसरे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुमसे कहा था कि तुम उसको काम दे दो। तो बस आप ये वाला एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, अच्छे से फिर से सुन लीजिए। हु वॉज द प्रिंसिपल? हुम डिड ही अपॉइंट? ड्यूटी किसकी थी? बी ने किसको काम दे दिया? ये आजकल हम भी बहुत करते हैं, एग्जाम में खुद पढ़ के जाते नहीं, दोस्तों से बोलते हैं तू पढ़ लेना, वहां जाके करते हैं चीटिंग। तो बताइए प्रिंसिपल कौन था? एजेंट कौन था? बी ने किसको काम दे दिया? सी रास्ते से जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था, ट्रक में पन्नी चढ़ाई नहीं थी, उसके अंदर पानी घुस गया, सीमेंट पत्थर बन गई। नुकसान कौन भुगतेगा? ए सी से क्यों नहीं मांग सकता नुकसान? उसका उससे क्या लेना देना भैया? हु आर द टू पीपल हु आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट? ए एंड बी। तो यहाँ सी का नाम क्या हो गया? सब एजेंट। बताओ कितने लोग समझ में आ गई बात? तो भाई साहब, अगर आपको क्लास का एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको वहां पेपर में सब समझ में आएगा। थ्योरी बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक। जय श्री राम। बस आप ये समझ लेना एग्जाम्पल। यस एवरीवन? चलो आगे बढ़े। क्या पढ़ रहे थे अपन? सब एजेंट। सब एजेंट आ गया सबको समझ में। अब थ्योरी आए तो ठीक, समझ नहीं आए तो जय श्री राम। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ये कौन होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वह होता है जो कि प्रिंसिपल की अनुमति से एजेंट अपॉइंट करता है। जैसे मैंने एक पेरेंट ने मुझसे 12th क्लास पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया। हालांकि पढ़ाई इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट आपको मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको ये ध्यान रहे। मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, तो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा सकती थी वो सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ाए, और पेरेंट्स को मैंने बोला कि ये मेरी दूसरी फैकल्टी टीम है, बाकी सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे। तो उन्होंने हाँ बोला। तो मेरे आपके पेरेंट्स ने मुझको तो अपॉइंट करा ही, मेरे साथ उनको भी मैंने अपॉइंट करवाया। तो वो क्या बन गए? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। जो काम मैं नहीं कर सकती वो मैंने सामने वाले से पूछ के दूसरे को करवा दिया, तो उस दूसरे को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो मैंने बिना पेरेंट्स के पूछे किया या पेरेंट्स को बता के किया? अगर बिना पूछे करती मैं तो सब एजेंट होते, और पहले से बता के कर रही हूं तो इट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वो होता है जो कि प्रिंसिपल की अनुमति से, उसकी परमिशन से सब एजेंट ने अपॉइंट किया है, क्योंकि सारे काम वो खुद नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल से पूरा टॉपिक याद रहेगा आपको। ए ने बी को, एक मनी लेंडिंग का काम करता था, बहुत लोगों को पैसे देते रहता था, तो सब जगह नहीं जा सकता था, उसने एजेंट बनाया बी। उसने कहा वो सी जो है ना, उससे जाके पैसे वसूल कर लो। अब सी बहुत ही टेढ़ा आदमी था। बी को लगा मेरे तो बस की नहीं है, एक काम करता हूँ, एक लॉयर अपॉइंट कर देता हूँ। लॉयर जाएगा, बात करेगा तो शायद वो पैसे दे दे। तो ए ने बी को जब एजेंट अपॉइंट किया तो बी ने बताया सर कहीं मैं खुद चला जाऊँगा, कहीं मैं लॉयर भेज दूँगा, चलेगा आपको? ए ने कहा हाँ मेरे को तो पैसे वसूल करके दो, तो मैं जिससे काम कराना है कराओ। तो बताओ अब अगर बी ने लॉयर अपॉइंट किया तो वो सब एजेंट है या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? ये एग्जाम्पल याद रख लेना बस। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसकी अनुमति से बना है? भले ही एक ही बार में अनुमति ले ली थी या बार बार लेते हैं, पर उसने कहा था जहाँ मैं जा पाऊंगा जाऊंगा, जहाँ नहीं जा पाऊंगा किसी दूसरे को भेजूंगा।
तो ये दूसरा कौन है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एक्चुअली तो ये डायरेक्ट ही प्रिंसिपल का ही एजेंट है, हाँ या ना? तो ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और सब एजेंट आप ध्यान रखिएगा दोनों। इसका एक डिफरेंस बिटवीन है, अपनी एपीटी बुकलेट में इसको कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। दिखाई दे रहा है सबको? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए कर लीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट। चलिए, ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसमें से जो काम की चीज़ है मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए, बहुत सरल जो पॉइंट्स हैं। ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर एपीटी में कोई टीचर को मैं अपॉइंट करती हूँ तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको वो फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सीधी सरल सी बात है, इसमें कुछ दिमाग नहीं है। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल स्किल एंड केयर, इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। सुनिएगा ध्यान से। ए ने, हाँ, मैं पहले वाले का भी एग्जाम्पल, मेरे को स्लाइड दिखी तो मैं बता देती हूँ। सुनिए, एग्जाम्पल याद रखिएगा। फर्स्ट वाला है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, और इन दोनों के मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ। ए ने बी से कहा, तुम भाई किसी को भी 20,000 के ऊपर उधार मत देना। मगर बी को तो अपने कमीशन की पड़ी थी, तो बी ने सी को 50,000 रुपये के गुड्स उधार में दे दिए और सी भाग गया। ए ने क्या कहा था? तो 20,000 तक की जिम्मेदारी तो ये उठाएगा कि भैया मेरा लॉस है, बट बचे हुए 30 जो उसने उधार एक्स्ट्रा दे दिया, ये कौन भुगतेगा? बी। कॉमन सेंस का पॉइंट है, कॉमन सेंस का पॉइंट है। नेक्स्ट, ए ने बी से कहा, मेरी कार 1 लाख रुपए के नीचे मत बेचना। बी को तो कमीशन की जल्दी पड़ी थी, उसने सी को 80,000 में ही कार बेच दी। क्या ए सी से कह पाएगा मैं तुम्हें कार नहीं दे रहा, मैंने तो 1 लाख की कही थी? कार तो उसको देनी ही पड़ेगी, परंतु 20,000 के एक्स्ट्रा वो किससे लेगा? बी से। कॉमन सेंस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख के आइएगा। सेक्शन बने, बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो कॉमन सेंस एक इंसान में जो होता है ना, कि उसके सामने कोई सिचुएशन हो तो इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ने का काम ही नहीं है आईसीए का। नेक्स्ट, रीजनेबल केयर। ए ने बी से कहा कि तुम लोगों को उधार में सामान दे सकते हो। अब एक व्यक्ति था, वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट था, थर्ड पार्टी। एजेंट ने पूछ परख ही नहीं करी। भाई माथे पे थोड़ी लिखा था किसी के कि वो इंसॉल्वेंट है। किसी से डील करने के पहले उसके आसपास की लोगों से पूछताछ करके ही आप डील करते हो ना, हाँ या ना? तो उसने पूछताछ ही नहीं करी और उससे डीलिंग कर ली और वो इंसॉल्वेंट था, तो उस पर तो केस हो नहीं सकता। केस किस पे होगा? बी पे, क्योंकि उसने रीजनेबल केयर अप्लाई नहीं की। आप एजेंसी के चैप्टर का ये वाला चैप्टर भले ही रिपीट कर लेना, एग्जाम्पल याद कर लेना। और एग्जाम्पल याद करने में ही पड़ते हैं, वो तो याद आ ही जाते हैं, वो तो एग्जाम में क्लिक ही कर जाते हैं वो तो। देन हम पढ़ रहे थे ड्यूटीज़। ये बस ये जो काम के नहीं है फालतू ये सब है। अब ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो पढ़ ही लिया, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, उसको डेलीगेट नहीं करना चाहिए, सब एजेंट नहीं बनाना चाहिए। अब ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये इंटर में पोर्शन था तो इसी पे से क्वेश्चन आता था बार बार। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, बाकी सब छोड़ देना भले ही। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। एग्जाम्पल सुनिए, क्या है इसका एग्जाम्पल, याद कर लेना। इंटर के एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ए ने बी को डीबी मॉल भेजा कि मेरे लिए जाके तुम ये शॉप खरीद लो। मॉल में लिमिटेड 4, 5, 7 शॉप थी। बी ने ए को आके कहा सर सारी शॉप बिक गई, मगर उसने पीछे से क्या करा, अपने एक मित्र को शॉप दिलवा दी। एक शॉप बची थी, उसने अपने मित्र को वो शॉप 10 लाख में दिलवा दी। प्रिंसिपल को आके क्या बोल दिया, शॉप सारी बिक गई। कोई शॉप ही नहीं थी, आपके लिए कैसे लेता? जबकि उसने एक शॉप किसको बिकवा दी, अपने फ्रेंड को। 10 दिन बाद बोलता है सर
आपने वो शॉप का कहा था ना, तब तो शॉप नहीं थी, मुझे पता चला मेरे एक फ्रेंड के पास शॉप है, अपन उससे ले लेते हैं। अपने को तो शॉप से मतलब है, मॉल से खरीदें या किसी से खरीदें। 16 लाख में ट्रांजैक्शन करवा दिया, 6 लाख का प्रॉफिट, दोनों ने हिस्सा पार्टी कर लिया, वो आदमी ने और उसके दोस्त ने। थोड़े दिन बाद एक को पता चली ये कहानी, तो पूरे 6 लाख वो वापस लेने का हक रखता है, क्योंकि एजेंट की ड्यूटी है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट ना करे अपने काम के दायरे में। उसको जब कहा गया था कि तुम्हें हमारे लिए शॉप खरीदनी है, तुमने इतनी सारी स्टोरी इसलिए कुकअप करी कि 6 लाख रुपए का मुनाफा हो जाए। बताओ कॉमन सेंस पॉइंट है कि नहीं? अब इसमें एजेंसी चैप्टर क्या करेगा? कोई भी कॉमन सेंस इसका आंसर ये दे देगा, उसमें लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है? सेक्शन नंबर नहीं याद आएगा तो इट्स ओके। एक आध कुछ क्वेश्चंस में ना आए तो इट्स ओके। चलो एनीवेज, ये एग्जाम्पल याद रहेगा सबको? यू विल रिमेंबर दिस एग्जाम्पल। लिखना ना आए कोई टेंशन नहीं है, लॉ में दिल से जो समझ आ रहा है ना उसके बेसिस पे अगर 100% पेपर करोगे, भले ही 40 आएंगे मगर आएंगे। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे भाई साहब? ड्यूटीज। तो एक तो मैंने बोल दिया ये इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करे, ज़्यादा क्रेडिट दे दिया। रीजनेबल केयर, वो इंस्टॉलमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और सीक्रेट प्रॉफिट में मैंने ये बोल दिया मॉल में जाके दुकान खरीद ली। ओके, ये पूरे तुम्हें याद आएंगे एग्जाम में एज इट इज़। एक और याद करा देती हूँ एग्जाम्पल ही, ये भी इंटर का एग्जाम्पल है। ए ने बी को एक घर बेचने के लिए कहा। बी एजेंट था, उस एरिया का बहुत जानकार था। ए के घर के नीचे ग्रेनाइट की माइन थी। ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, मार्बल से के टाइप का ही समझ लो, ग्रीन कलर का, बड़ा महंगा बिकता है, अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट। तो ए ने बी से कहा मेरा घर 10 लाख में बेच दे। बी को पता था 1 करोड़ की वैल्यू है, क्योंकि उसके नीचे खदान है, माइन है। तो ये बात बी को पता थी, पर उसने ए को बताई नहीं कि सर ऐसा है। और उसने कहा मैं ही खरीद लेता हूँ सर आपका घर, क्योंकि उसको पता था 10 लाख लगाऊंगा, 1 करोड़ में बेचूंगा, 90 लाख मेरे होंगे। तो ये गलत है, सीक्रेट प्रॉफिट हुआ ये। आप एजेंट बने तो आपकी ड्यूटी है कि प्रिंसिपल को मिलना चाहिए आपकी एक्टिविटी का सारा प्रॉफिट। तो बस आप ये एग्जाम्पल ध्यान रख लेना कि वापस करने पड़ेंगे पैसे। बस आते हैं राइट्स ऑफ एजेंट, पॉइंट नंबर 8। अब इसमें से जो काम का है ना, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ तुम्हें, जो अनावश्यक है वो मैं नहीं बता रही हूँ। ये वाले 2 बताती हूँ, बाकी सब बहुत ही कॉमन सेंस हैं। राइट ऑफ इंडेमनिटी, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। एक लॉफुल के लिए है, एक इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति। एग्जाम्पल याद रखना, ए भोपाल का था, दिल्ली में उसका प्रिंसिपल था, और उसने भोपाल की पार्टीज़ को गुड्स दिल्ली से मंगवा के देने का वादा किया था। ए भोपाल में है, बी, अच्छा उल्टा कर लेते हैं, ए इज़ द प्रिंसिपल, बी इज़ इन दिल्ली, जो उसको उसने एजेंट बनाया, और दिल्ली की ही पार्टीज़ को सामान देना था। ए गुड्स भेजने में लेट हो गया, तो वो जो दिल्ली की पार्टीज़ थी उन्होंने सब तो सब ने उठा के बी पे केस कर दिया। केस तो वो ए पे ही करेंगे, पर उस समय उन्होंने बी की कंप्लेंट कर दी और उसको कुछ पैसे भरने पड़े। ये क्षतिपूर्ति कौन करेगा? कॉमन सेंस बात। तो ये पॉइंट है ये वाला, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट। इंडेमनिफिकेशन का यहाँ मतलब है क्षतिपूर्ति। तो ए ने और बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके कारण एजेंट को, क्या पढ़ रहे थे अपन? ए ने बी को, ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें एजेंट को अगर नुकसान हुआ गुड्स लेट होने के कारण, और थर्ड पार्टी ने एजेंट से पैसे वसूल किए, तो एजेंट अपने प्रिंसिपल से वसूल करेगा। सिंपल पॉइंट है। देन राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ, ये वाला सुन लो, ये थोड़ा ज़्यादा काम का है। ए चेन्नई में था और बी भोपाल में। बी एजेंट था, ए प्रिंसिपल था। ए ने चेन्नई से कुछ चोरी के गुड्स बी को भेजे कि तुम आगे बेच दो। बी को नहीं पता था कि ये चोरी का माल है, तो वो नॉर्मली लोगों को बेचता रहा। एक दिन जब गुत्थी खुली तो सब लोग चढ़ बैठे बी पर, तो उसको इस
गलती के लिए पेमेंट्स देने पड़े तो वो किससे वसूल करेगा? तो पहले और दूसरे में अंतर ये है कि पहले में लॉफुल एक्ट था, नॉर्मल डिले था, वो भी प्रिंसिपल को ही भुगतना पड़ता है, और यहाँ प्रिंसिपल ने कुछ गलत किया तो एजेंट की कोई गलती नहीं है। उसे अगर पता नहीं था तो, उसे अगर पता था तो आप गलत काम करने में भागीदार होते हो तो आप भी मरते हो। अभी वो केस नहीं पढ़ रहे हैं, उसे नहीं पता था तो इसलिए वो सामने वाले से वसूल करेगा। बाकी दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट्स ऑफ एजेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, सेक्शन 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रही हूँ। टर्मिनेशन में से रेवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल, बाकी सब बहुत सरल हैं, पहले वाली काम का है बस। फर्स्ट वाला सुनिए, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, सेक्शन 201। मैं बतौर प्रिंसिपल, मैंने किसी फैकल्टी को कोई काम करने के लिए दिया और मुझको ऐसा लगा कि वो फैकल्टी पूरा जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का हक रखती हूँ? बिल्कुल रखती हूँ। इन द सेम वे प्रिंसिपल अगर किसी एजेंट को कार्य देगा और एजेंट उस ड्यूटी को पूरा नहीं निभा रहा होगा तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, बट एक केस में नहीं कर सकता। वो एग्ज़ाम का केस है जहाँ पर एजेंट का कोई हित जुड़ा हो कॉन्ट्रैक्ट में एक्स्ट्रा, कमीशन के अलावा, विच इज़ कॉल्ड एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप एग्जाम्पल से पढ़ेंगे आपको पूरा याद रहेगा। सुनिएगा। ए रहता था भोपाल में, आप ही ए थे, अपने आप को इमेजिन कीजिए तो बिल्कुल एग्जाम्पल याद रहता है। आप ए हैं, आप भोपाल में रहते हैं, आपका एक घर है, एक ही घर है, उसमें आप रहते हैं। आपकी सीए कंप्लीट हो गया, सीए के बाद मुंबई में जॉब लग गई, आप मुंबई चले गए। आपने ये जो भोपाल वाला घर है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेके लिया था। अब आप बम्बई में हैं, घर भोपाल में है, लोन चल रहा है घर पे, तो आपने सोचा कि ये सरदर्द कौन करे, आपने बैंक को ही एजेंट बना दिया कि सर अब तो मुझे काफ़ी टाइम मुंबई में रहना है, आप ये वाला घर बेच दीजिए। एजेंट बन के बैंक ये सब काम करता है, ये एजेंसी सर्विसेज पढ़ा था ना तुम लोगों ने 12th में बैंकिंग में, कि बैंक एजेंट बन के बहुत सारे काम करता है, ये भी काम करता है बैंक। तो बैंक ने कहा ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कहा सर आप ये मकान बेचेंगे तो जो आपका खर्चा होगा वो तो मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ जो आपका बैंक लोन है ना वो आप इसमें से सेट ऑफ कर लेना, बचे हुए पैसे ही मुझको देना। तो बैंक का इसमें बताओ क्या क्या इंटरेस्ट है? खर्चा कमीशन के रूप, बैंक का ये सर्विस है, नॉर्मल सर्विस है तो कमीशन तो मिलेगा। दूसरा बैंक का हित क्या जुड़ा है? लोन मिल जाएगा पूरा, नहीं तो लोग लोन ही नहीं पे करते हैं। तो बैंक ने सोचा कि चलो लोन खत्म हो जाएगा, हम बन जाते हैं एजेंट। तो ये कहलाई एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। यहाँ बैंक का इंटरेस्ट, ब्याज नहीं, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब है हित, क्या उसका राइट इन्वॉल्व है। तो बैंक का ये फ़ायदा है कि एक पंथ दो काज होंगे, उनको कमीशन मिलेगा वो तो ठीक है, पर जो उनका लोन है वो चुक जाएगा मिस्टर ए का, नहीं तो कहाँ जाके उनको कलेक्ट करेंगे के लिए पीछे पड़ेंगे। तो बस इसको कहते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। अब क्या मिस्टर ए बिना बैंक के म्यूचुअल कंसेंट के इस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। अभी मैंने कहा था प्रिंसिपल कैंसिल कर सकता है, बट इस केस में नहीं, क्योंकि यहाँ पे एजेंट का भी कोई हित जुड़ा हुआ है। तो बस ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यही एक कॉमन एग्जाम्पल है, बार बार यही आता है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं पढ़ना चैप्टर में। ये जो बाकी है ये सब एक्स्ट्रा है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट काम का है। ये सेक्शन 201 हमने पढ़ा है, स्लाइड्स में आपको दूंगी, अगर आपको लगता है कि कुछ नोट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।